नमस्कार। हर एक सुबह उड़ान होती है, हर एक सुबह मुस्कान होती है, हर एक सुबह एहसान होती है और यह एहसान हमारे पूरे जिंदगी की कर्जदार होती है। क्यों श्वेता, हम सभी जानते हैं कि ये सुबह हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान होता है कि हर सुबह हम उठकर इस दुनिया को देख पाते हैं और वाकई में कुछ नया करने का जज्बा भी हम रख पाते हैं। सुबह सुबह से ही शुरुआत होता है इसका सफ़र, है ना? बिल्कुल, बहुत ही अच्छी कोट बोली तुमने। और तुमने जो कहा कि ये एक एहसान है, ये बहुत बड़ी बात है कि ईश्वर हमें एक और मौका देते हैं, एक नई खूबसूरत सुबह देते हैं इस सुंदर सी दुनिया को देखने के लिए और अपने को आगे बढ़ाने के लिए। तो एक अच्छी सोच, अच्छे थॉट, अच्छे इरादे के साथ हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन गुजरता है, बल्कि अपने जीवन को जीने के लिए एक नई दशा मिलती है और दिशा भी मिलती है। बिल्कुल श्वेता, आपने सही कहा। और आज की सुबह की अगर बात की जाए तो बारिशनुमा सुबह की शुरुआत हुई है। और काफी समय से इंतजार था कि बारिश कब हो। एक तरह से देखा जाए तो धूप और गर्मी ने इतना परेशान कर दिया था कि हम लोगों ने उम्मीद छोड़ दी कि अब सावन में बारिश होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन फाइनली बारिश हुई। तो सावन का अगर बात करते हैं तो सावन का पवित्र महीना चल रहा है और बाबा नगरी पर लगातार जो श्रद्धालु की जो भीड़ है वो देखी जा रही है। जल अर्पण करने बोलबम के नारों के साथ वो पहुंच रहे हैं और ऐसे में बहुत ही महत्ता जो है बढ़ जाता है। और सावन का जो महीना होता है भोले बाबा और उनके भक्तों के लिए काफ़ी खास होता है। इसीलिए सावन में खास तौर पर जब भोले बाबा की पूजा होती है, लोग जल डालते हैं और भगवान शिव की कृपा के लिए उनकी पूरी तरह आराधना करते हैं, तो पूरा सावन शिवमय हो जाता है। हम इतनी बातें इसलिए भी कर रहे हैं कि समय है भजन का। तो जब भजन सुनना है सावन में, आज बारिश की फुहार भी पड़ी है और पूरा वातावरण शिवमय हुआ है, तो क्यों न भोले बाबा पर ही एक भजन सुना जाए। जरूर। तो प्रस्तुत है ये भजन भोले बाबा। देख सावन महिलवा सारा बोर हो गई, भोला बाबा के नगरिया में शोर हो गई, भोला बाबा के नगरिया में शोर हो गई। देख सावन महीनवा, देख सावन महीनवा सारा बोर हो गई, भोला बाबा के नगरिया में शोर हो गई, भोला बाबा के नगरिया में शोर हो गई। सबके पुरैली बाबा मनवा के असरा, हमरा के देखे खातिर धैले बार नखरा। सबके पुरैला बाबा मनवा के असरा, हमरा के देखे खातिर धैले बार नखरा। भोला बाबा तोरे करे जवा, भोला बाबा तोरे करे जवा कठोर हो गई, भोला बाबा के नगरिया में शोर हो गई, भोला बाबा के नगरिया में शोर हो गई। तो सुबह सुबह जब भगवान शिव के इस भजन से हमने शुरुआत की है रोशन, तो पूरा दिन हमारा ऐसे ही भक्ति में डूबा हुआ मिलेगा। और जब हमें भक्ति करते हैं ना, तो ईश्वर के आशीर्वाद से एक अलग ही शांति हमारे जीवन में आती है और कुछ अच्छे विचार भी आते हैं। क्या बिल्कुल, ये माहौल बिल्कुल और भी भक्तिपूर्ण हो गया है। और जहाँ भक्ति भाव होता है वहाँ पर अच्छे विचार जो है वो पनपते हैं। और विचारों के बारे में कहा जाता है कि हमारा जीवन हो या फिर फुटबॉल का मैच या फिर क्रिकेट का मैच या फिर कोई भी खेल का मैच, मतलब कि हम तय लक्ष्य अगर करते हैं अपने आप को, तो जब तक अपने लक्ष्यों को तय करने के मुताबिक उस पर आगे नहीं बढ़ते तब तक हमें मंजिल नहीं मिल पाती। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो तय समय में आप उस मंजिल पर लगातार बढ़ते रहे, हमें समय से वो सफलता हाथ मिल जाएगी। और भी कई सारे कोट्स हैं और भी कई सारे ऐसे, मतलब कि विचार को और भी समृद्ध करने वाले ऐसे। तो हमारे देश में ना रोशन कई ऐसे महापुरुष हुए हैं, बहुत सारे महापुरुष हैं जिनके महान विचारों को अगर हम अनुसरण करें उनका, तो हम अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं, जीवन में सही रास्ते पर चल सकते हैं। बिल्कुल, तो देखते हैं आज का विचार। जो कुछ भी तुम्हें कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो।
स्वामी विवेकानंद। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप समझ लें कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद। क्योंकि आज हम बिहार मिहान में और ख़ास मेहमानों के साथ उपस्थित हैं, तो कौन है ख़ास मेहमान और क्या हम उनसे बातें करेंगे, ये है हमारा आगे का सफर। बिल्कुल श्वेता, आज हम अपने खास मेहमान से रूबरू कराएंगे, लेकिन बता दें कि आज हम जिस टॉपिक पर, जिस विषय पर बात करने वाले वो है शिक्षा। शिक्षा में कितना महत्वपूर्ण आज के डेट में बदलाव आया है। पूरे भारत और बिहार के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कितना बदलाव लाया है तमाम छात्रों के जीवन में, और ये बुनियादी शिक्षा कितनी ज़रूरत होती है हम सभी के लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, उन तमाम चीज़ों पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो और इसी से जुड़े हमारे जो खास मेहमान हैं, हम अपने कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित किया है। हम स्वागत करना चाहेंगे शिक्षाविद और हमारे साथ पूर्व कुलपति हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रास बिहारी प्रसाद सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रास बिहारी सिंह जी हमारे खास कार्यक्रम में आपका। डॉक्टर रास बिहारी सिंह जी, आपके बारे में अगर मैं बात कहूँ तो आप पटना में श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र के आप एडवाइजरी कमेटी के आप चेयरमैन भी हैं। इसी के अलावा आप बिहार सरकार ने आपको चेयरमैन बनाया है। बिहार स्कूल एजुकेशन करिकुलम फ्रेम कमेटी के आप चेयरमैन भी हैं। जो शिक्षा नीति में जो बदलाव हुआ है, मतलब कि +2 तक क्या पाठ्यक्रम रहना चाहिए, शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिए, आप तमाम इन चीज़ों को देखते हैं। महत्वपूर्ण आपकी जो भूमिका है वो रहती है। इसके अलावा आप पटना में वर्किंग प्रेसिडेंट हैं महावीर आरोग्य संस्थान के। इसी के साथ पटना यूनिवर्सिटी में आप सीनेट मेंबर के तौर पर भी आप जुड़े हुए हैं। कई सारे महत्वपूर्ण पदों पर आप विराजमान हैं। कई सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत आपके उन दिनों से करना चाहेंगे जब किसी भी इंसान के लिए वो शरारत का दिन होता है। बिल्कुल, तो यहाँ से दिन होते हाँ, हैं। यहाँ से मैं ये कहना चाहूँगी, इतने महत्वपूर्ण पदों को आप निभा रहे हैं, आज यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन जब ये शुरुआत हुई तब कैसे, बचपन आपका कैसे गुजरा और कैसे वहाँ से यहाँ तक पहुँचे? देखिए, हम लोगों का बचपन गांव में बीता, गरीबी में बीता, देहात में बीता, और वो विद्यालय जो था जहाँ हम लोग पढ़ते थे वो पेड़ के नीचे था। अगर वर्षा हो गई तो किसी के दरवाजे पर, जो गांव के ज़मींदार थे उनके दरवाजे पे जाके पढ़ते थे। एक झोरा और एक बोरा, बस यही तो लेके जाते आते थे। लेकिन पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी। हम आज के जी पढ़ाई को देखते हैं, गांव में ही ज़मींदार के घर पे वो मास्टर साहब रहते थे और इतने अच्छे शिक्षक थे, उन्होंने ही हमारी जीवन को इस धार में ढाला है या यहाँ तक पहुँचाया है। सुबह हुआ वो खुद घंटी बजा देते थे और सभी गांव के बच्चे जुट गए। अब वो उधर ब्रश कर रहे हैं या मुंह धो रहे हैं, दतवन से जो है अपना भी काम कर, तुम लोग सब पढ़ो। तो वो ट्यूशन क्लास भी था एक प्रकार का, सरकार द्वारा आयोजित क्लास भी था। तो एक तो पहले पढ़ने का अनुशासन वहाँ बन जाता था कि पढ़ाई करना है। दोपहर में छोड़ दिया जाके खाना खा के आओ, फिर शाम तक वो पढ़ा रहे, उनको कोई काम ही नहीं था। तो पढ़ने का एक अनुशासन शिक्षक प्रारंभ में जो देता है, वो लास्की ने कहा है ना कि स्कूल इज द फर्स्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, पहला। तो वो लास्की का सिद्धांत ग्रामीण शिक्षक लागू करते थे। मेरे गांव में नहीं था, सभी गांवों में इस प्रकार की व्यवस्था थी। गांव के लोग शिक्षक को बड़े आदर से देखते थे, शिक्षक भी समर्पित होते थे, और इतनी सामाजिक मान्यताएं थी, बड़े छोटे के बीच सम्मान कहाँ क्या हो, हर एक शिक्षक हो जाता था। आपके रिलेशन में ना भी हो, गांव के सब वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, उनकी बात को ना मानने पर घर के गार्जियन दूसरे भी आपको डांट फटकार करेंगे। तो एक अनुशासित जीवन का विकास वहाँ से हो जाता था, वो प्रस्फुटित होता था। ग्रामीण वातावरण था वो अपने अलग जगह थी, लेकिन उसी वातावरण ने समर्पण का भाव दिया। और शैतानी करना बच्चों का, ये सब तो देखिए स्वभाव होता है, लड़ाई झगड़ा करना आपस में। हम लोग भी जो जमींदार थे, उनके एक दिन दोपहर को आम के बगीचे में चले गए, आम तोड़ रहे थे, उसी में एक बच्चा गिर गया। तो ये सब होता है और बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो आगे की जो आपकी पढ़ाई हुई, तो बचपन की पढ़ाई वहाँ तक हुई, आगे की जो शिक्षा आपकी आगे चली वो आप कहाँ से पढ़ाई की? हम गांव के विद्यालय में पढ़े 7th क्लास तक जी। इसके बाद अगल बगल हाई स्कूल था ही नहीं, 10 किलोमीटर दूर में हाई स्कूल था। तो आर्थिक स्थिति अच्छी भी नहीं थी, लेकिन पिताजी की इच्छा थी पढ़े, मैं पढ़ने में अच्छा था, गांव के लोग
मान्यता दे रहे थे, या मतलब मास्टर साहब सभी कहते थे। मैं अपने वर्ग में कभी द्वितीय नहीं हुआ आज तक जीवन में, तो वो एक मेरा मजबूत पक्ष था। तो पिताजी ने कहा कि अब जो होगा ज़मीन बेचकर हॉस्टल में रख दिया हमको। तो एक 12 हाट है लोकल बाजार, मतलब 10 किलोमीटर दूर, नहीं 22 किलोमीटर दूर पर, वहीं एक अच्छा स्कूल था, उसमें हॉस्टल में डाला गया, हॉस्टल में पढ़ा। इसके बाद वहाँ भी रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ मेरा, पूरे बांका डिवीज़न में हमको सर्वोच्च मार्क्स था मैट्रिक में। तो फिर अभिलाषाएं भी बढ़ी, तब तक मेरे बड़े भाई पटना आ गए थे, तो हुआ कि पटना विश्वविद्यालय में अप्लाई किया जाए। पहले लिस्ट में मेरा हो गया, तो फिर पटना विश्वविद्यालय में पढ़ा, और 1967 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय आया, और आज तक इसी का बन के रह गया हूँ। जी, ये मेरे जीवन का। तो मतलब छात्र जीवन से लेकर आप उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी के कुलपति बने, उसके पहले आप हाँ, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के भी आप उसकी भी कुलपति रहे कुलपति हैं। थे। जी। तो वो भी पटना में ही अवस्थित था। जी, हाँ, लेकिन बताते हैं जब मैं नालंदा का कुलपति था, तब भी मेरा एक मेजर प्रोजेक्ट चलता था पटना विश्वविद्यालय में। मुझे विशेष अनुमति थी यूजीसी से कि आप पटना विश्वविद्यालय में जाकर सेकेंड हाफ में, या जब वो एक टाइम फिक्स करके वहाँ भी काम कर सकते। मैं बराबर क्लास लेते रहा, मैं कुलपति था तब भी सप्ताह में एक दिन पटना विश्वविद्यालय में जाके वर्ग लेता था। मतलब हमेशा से ही पढ़ाई और शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा रुझान जीवन रहा। उसी में है, और उसी में आज रहा। भी उसी में लगे हुए हैं, और कोई दूसरा तो काम जिस है वक्त नहीं। आप पढ़ाई कर रहे थे तो और भी स्कोप होते हैं करियर के लिए, तो आपको कभी लगा कि कुछ और बनना नहीं, चाहिए? कभी दिमाग में ही नहीं कोई है। रिग्रेट नहीं है। मैंने नहीं। सिर्फ शिक्षा के माध्यम से सब कुछ पा लिया है। बिल्कुल। जी। तो डॉक्टर रास बिहारी जी, हम बात करना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर आप महत्वपूर्ण भूमिका आपके इसमें है, चेयरमैन भी आप हैं बिहार में। तो आप इस बदलाव को किस तरह से देखते हैं? इसने छात्र के जीवन को, छात्र के पढ़ाई व्यवस्था को कितना बदला है, कितने फायदे पहुंचे हैं, और इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, जरूर बताएं इसके बारे में। पहले तो मैं बता दूं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने के क्रम में भी हम इसमें कई अवसरों पे सम्मिलित थे। खासकर ट्रेनिंग कॉलेजेज की जो पॉलिसी बनी, कई वर्कशॉप आदि में दिल्ली जाने का मौका मिला, एज ए कुलपति ये सब अवसर मिले। और ये शिक्षा नीति, हम इतना ही आपको कह सकते हैं कि भारत को, जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि विकसित भारत, बिना किसी राजनीति और लाग लपेट के मैं कह सकता हूँ कि विकसित भारत 247 का जो लक्ष्य है, उसको पाने के लिए सभी राज्यों को राजनीतिक भेदभाव भूलकर इस नई शिक्षा नीति को लागू करना चाहिए। नई शिक्षा नीति आपको सिर्फ एक प्रतिस्पर्धी, कॉम्पिटिटिव, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रतिस्पर्धी युवा बनाने का मार्ग दिखाता है। मैं इतना ही जानता हूँ। ग्लोबली कॉम्पिटिटिव यूथ, अगर हमने इस शिक्षा नीति को, ये केंद्र सरकार की 26 तक सभी लागू करें, 26 तक भी लागू किया तो 20 साल और बचेंगे हमारे पास, हम देश में एक बड़ा परिवर्तन ला देंगे। लेकिन अगर नहीं लागू कर पाए, कारण जो भी रहा, तो ये बढ़ती युवा शक्ति, क्योंकि समझिए दुनिया के सर्वाधिक युवक मेरे यहाँ आज हैं। हर दिन हमारी जनसंख्या 45 से 46 हज़ार बढ़ रही है। 2047 आते जब आएगा तो ये युवा हो जाएगा। और अभी जो जनसंख्या है, आप देखें अगर 18 से 27 वर्ष की आयु के बीच, ये सबसे बड़ा फोर्सफुल पॉपुलेशन है किसी भी देश का। इनकी जनसंख्या भी लगभग 30 करोड़ है। तो इनको आप सही दिशा नहीं देंगे, और फिर ये 25 करोड़, 30 करोड़ उसके नीचे, 18 साल के नीचे स्कूल में जाने वाले बच्चे, इनको सही दिशा नहीं देंगे, तो अभी तो जो बेरोजगारी है ये किस स्तर पर पहुंचेगी? ये बेरोजगारी किसने बनाया? वर्तमान शिक्षा नीति ने बनाया, जो चल रहा था वर्षों से, अंग्रेजों के समय से। तो अंग्रेजों ने जो शिक्षा नीति लाई, उसका तो देश तक क्लर्क बना लो, दरोगा अधिक से अधिक बनाओ, सिपाही बनाओ। वो आईपीएस बनाने की शिक्षा नीति नहीं थी, आईएएस नहीं बनाना चाहते थे। इक्के दुक्के जमींदारों के, बड़े घरों के बच्चे विदेश में जाके पढ़ा तो इंडियन सिविल सर्विस में आए। तो ये शिक्षा नीति जो लॉर्ड मैकेले ने लागू किया, उसको हम इसलिए ढो रहे थे कि उनको क्लर्क चाहिए था, उनको ट्रेन में झंडा दिखाने वाला चाहिए था, उनको ट्रेन का टिकट काटने वाला चाहिए था। ये वो इंग्लैंड से नहीं लाना चाहते थे। तो उनका तो उद्देश्य था कि इनको
3rd ग्रेड 4th ग्रेड कार्यों में रखने के लिए पढ़ा लिखा दो थोड़ा बहुत। लेकिन हम तो सबको बीए एमए करा रहे हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट में ले जा रहे हैं। तो उस शिक्षा नीति ने कोई इसकी पॉलिसी नहीं बताई कि कैसे उनको रोजगार दिया जाए। हमने पढ़ाने की नीति बना ली, रोजगार की नीति इसके साथ नहीं जोड़ा। परिणाम है बेरोजगारों की फौज बढ़ती जा रही। ये शिक्षा नीति आप देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ ऋषि मुनियों के आश्रम में शिक्षा दी जाती थी। अच्छा, वशिष्ठ, विश्वामित्र, ये क्या पढ़ा? सभी शास्त्रों का ज्ञान देते थे और शस्त्र का भी ज्ञान देते थे। वो क्या था, एक प्रकार कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग थी। राजकुमार हो या गरीब हो, सभी अपने देश और समाज की रक्षा के लिए तैयार रहे। ऋषि मुनियों के आश्रम में शस्त्र और शास्त्र, नीति, ज्ञान, कर्म और व्यवसाय, राम और कृष्ण जैसे देवता मानव रूप में आए और वो खाना खिलाने के लिए गुरु माता के लिए लकड़ी काटने जा रहे हैं, लकड़ी जुटा के लाते हैं। ये बेसिक एजुकेशन था, ये प्रोफेशनल एजुकेशन था जो कि प्रारंभ से दी जाती थी। अंग्रेजी शिक्षा नीति ने उसे काट डाला। अब इस शिक्षा नीति में बता दूं, पहली बार वैसे गांधी और विनोबा ने भी कोशिश किया था। गांधी जी ने बेसिक एजुकेशन की बात की, विद्यापीठ की स्थापना की। अगर वो चलता तो बहुत सुंदर था, भारत की अपनी शिक्षा नीति पनपती, रोजगार के साथ पनपती। मैं उस विषयों पर नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि वो तो तोड़ फोड़ दिया गया जिसने भी जो किया। लेकिन पहली बार भारत की शिक्षा नीति में क्लास 6 से, स्टैंडर्ड 6 से प्रोफेशनल एजुकेशन का प्रावधान है। ये एक ऐतिहासिक निर्णय है, सबको स्वागत करना चाहिए। आप देखें, मतलब 6 क्लास में जब बच्चे चले जाएं तो हम ये देखें कि उसकी रुचि किस में ज़्यादा है। शिक्षक का काम सिर्फ क्लासरूम में जाना नहीं है, विद्यार्थियों की नब्ज टटोलना भी है, जो हम आज के शिक्षक नहीं कर रहे हैं। और अगर देखा हमने, कोई लड़के चेस में बहुत रुचि ले रहा है, क्रिकेट में ले रहा है, गार्डनिंग में ले रहा है, गार्डन दिया करने में, तो उसको उसी में आगे बढ़ाने के लिए स्पेशल क्लासेस आयोजित हो। जी, मतलब कि हम लोग समझ सकते हैं श्वेता की विद्यार्थियों के व्यवहार के अनुरूप इस शिक्षा नीति को लाया गया है, जिसमें आपकी जो रुचि है, विद्यार्थियों की उभरती इच्छा के अनुसार उसको शिक्षा दी जाए। राज बिहारी जी, ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है, जिस पर इतना विमर्श करे, चर्चा करे, बहुत ही लंबा समय इस पर जा सकता है। एक अहम सवाल हमारा ये भी रहेगा आज के परिवेश में। कोचिंग संस्थानों के अधिकतर आज हम बात करते हैं। कोचिंग संस्थानों की अगर बात की जाए तो बिहार से कई सारे स्टूडेंट्स बाहर प्लान करते हैं पढ़ने के लिए भी, दिल्ली में और भी कई सारी जगह हैं। तो अगर यहाँ पर हम नोटिस करते हैं तो ये हम देख पाते हैं कि कोचिंग संस्थानों में ज़्यादा बच्चे हैं मुकाबले पढ़ाई की, मुकाबले विश्वविद्यालयों में बच्चे नहीं दिखते जितने कि कोचिंग संस्थानों में बच्चे दिख जाते हैं। तो ये कितनी बड़ी चुनौती हमारे सामने आज आई है, कैसे इसे दूर किया जा सकता है, क्या कमियां आज क्या हैं? आप बिल्कुल सही प्रश्न पूछा। आप विश्वविद्यालय और कॉलेज में जितने सैंक्शन सीट हैं, खासकर बिहार में, वो भरे नहीं जा रहे हैं। और पटना के गलियों में कोचिंग संस्थाएं खुल गई। दिल्ली में देखा कि अभी हादसा हो गया। तो ये चुनौती परंपरागत जो हमारे यहाँ अंग्रेजों के समय की शिक्षा नीति था, उसका ही एक परिणाम है। आप इसको सीखिए, युवाओं की संख्या बहुत बढ़ गई और उन्होंने देख लिया, बड़ी संख्या में युवाओं ने, कि जो कॉलेज में पढ़ाई हो रहा है उसकी खामियां क्या है, क्योंकि वहाँ कोई रोजगार की गारंटी नहीं। पहली खामी, रोजगार की गारंटी नहीं है। दूसरा, उसके जो करिकुलम है, मान लीजिए हमने सिलेबस रिवाइज भी कर दिया, लेकिन उस रिवीजन के बावजूद कमिटमेंट उसके अनुसार लड़कों को हम आगे बढ़ा पाए, उसका पर्सनालिटी डेवलप करें, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई आई एम टॉकिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी। शिक्षक पढ़ा के निकल गए, तुमने समझा कि नहीं समझा, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आपको रोजगार मिला कि नहीं मिला, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो इसका परिणाम ये हुआ कि अच्छे शिक्षक, ये बहुत दुखद है, अच्छे शिक्षक सैलरी वहाँ लेने लगे जी, और अपने घर पर, अपने गलियों में, सही जगह पर उन्होंने ट्यूशन, पहले ट्यूशन से शुरू हुआ। देखिए, कोचिंग की शुरुआत ट्यूशन है, घर पे आके पढ़ो। और जब बहुत लड़के घर पे जुटने लगे तब उन्होंने कोचिंग संस्था खोल ली। जी।
हम लोग जब विद्यार्थी थे, आपको बता दें, पटना में हम आपको 1969, 70, 71, 72 तक की बात कर रहे हैं, पटना में कोई एक कोचिंग संस्थान नहीं था। सबसे पहले एक राम मोहन राय सेमिनरी कैंपस में खुला और देखते देखते अब देखिए कोचिंग भर गए। तो ये संस्थाएं क्यों चल रही हैं? इसलिए चल रही हैं कि इतना है कि यहाँ क्लासेस हो रहे हैं। सुबह जब बच्चा उठता है तैयार होकर कॉलेज जाएगा तो क्लास होगा नहीं, उसको थोड़ी अनिश्चितता लगती है, परिणाम में अनिश्चित। यहाँ क्लासेस हो रहे हैं, लेकिन ये क्लासेस लड़कों का शोषण भी बहुत करता है, जो आपने भी दिल्ली में देखा। कोई हाइजीनिक इन्वायरमेंट नहीं। अब ये स्थिति आ गई है। सरकार रजिस्ट्रेशन का नियम तो बनाया है, लेकिन सभी चीज़ों की जांच नहीं करता है। इनके यहाँ भी यही है। अब इनके कितने पास किए, इतने लड़के बढ़ गए सर, उधर घट गए इधर बढ़ गए। तो जब बढ़ गए तब इन्होंने भी छोड़ दिया, 10-5 भी कर लिया, 2-4 भी कर लिया, तो अभी उसी का फोटो टांग कर ये पेपर में एडवर्टीजमेंट देते हैं। इसीलिए अगर आपने पढ़ा होगा, कुछ दिन पूर्व मेरा कई जगह इंटरव्यू छपा था कि एकेडमिक ऑडिटिंग होनी चाहिए जी। ये कोचिंग संस्थान 1000 लड़कों को पढ़ा रहा है, छोटे से भी ठीक है, उसमें कितने सक्सेस हुए, कितना पैसा लिया, कितने बीमार हुए, कितने ने सुसाइड किया। जी जी जी, वाकई में बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी चुनौती और बहुत सारे सवाल और बहुत जवाब, बहुत लंबा डिस्कशन इस पे हो सकता है, लेकिन इतना समय इस मंच पर नहीं है। लेकिन आपने जो भी बातें बताई ये बहुत ही मुद्दे की बात है और बहुत सही है, क्योंकि जागरूकता भी ज़रूरी है, लोगों तक ये बातें जानी ज़रूरी हैं। और मुझे लगता है जो समस्याएँ हैं NEP ने, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद इस पर लगाम भी लगेगा और ये चीज़ें बहुत आगे जाकर सही होंगी। तो सर आप यहाँ आए और एक मेहमान के तौर पे आप आए, आपने कीमती वक्त दिया और बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई। समय होता तो हम बहुत सारी बातें करते, लेकिन अब समय है आपसे आज विदा लेने का। तो आपने बहुत बहुत समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज की हमारी दूसरी मेहमान हमारे साथ है मीरा कुमार जी, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की निशानेबाज हैं, शूटर हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार बिहान के हमारे आज के कार्यक्रम में। तो परिचय तो एक हो गया, लेकिन हम जानना चाहेंगे आपकी लाइफ जर्नी। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपका बचपन कहाँ और कैसे बीता? हमारा बचपन पूर्णिया में बीता और मैं पूर्णिया से ही अपना पढ़ाई स्टार्ट करी थी। पहले तो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, जो सरकारी स्कूल होते हैं, उसमें हमारा एडमिशन हुआ और वहाँ से हमने जैसे मुझे बचपन से था कि एक फोर्स में जाना है। अच्छा। ये सोच करके हमने जब वहाँ पे NCC को देखा, तब मैं वहाँ NCC में एडमिशन ली। तभी मैं 8th क्लास में थी। वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। बचपन से ही हमने जो भी कंपटीशन में जो कैंप होता है, एक भी हमारा कैंप बेकार नहीं गया। हर कैंप में हमने अपना फुल मेहनत किया। मुझे ये भी नहीं पता था कि उसमें कंपटीशन होता है या ऐसा कुछ भी नॉलेज नहीं था हमें। जैसे मतलब बोलते हैं ना, कालिदास को कुछ नहीं पता था, जस्ट मुझे भी कुछ नहीं पता था। बस ये था कि हमें मतलब जुनून था कि अच्छा करना है। तो हमारे जितने भी उसमें आर्मी के जो सर लोग होते हैं, PA स्टाफ, JCO कमांडर, कर्नल जो भी होते हैं, वो हमारे जुनून को देखते हुए हमें थोड़ा सब पूछ किया कि हाँ बेटा आप ऐसे करो। और हमने जो भी पत्थर हो चाहे ईंट हो, जो भी जिससे भी हुआ हमने मेहनत किया। और 10th तक जाते जाते भी हमने पहली बार दिल्ली कंपटीशन, ऑल इंडिया थलसेनी कैंप होता है, उसमें भी हमने अच्छा, उस समय सिल्वर मेडल आया था, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीव होती है। उसमें भी मुझे शूटिंग का तो कोई नॉलेज नहीं था उस टाइम भी नहीं। फिर हमने वहाँ भी बेस्ट कैडेट का अवार्ड स्कूल में मिला था। फिर ये 10th के बाद हमने महिला कॉलेज में एडमिशन लिया। फिर वहाँ से हमारी शूटिंग ये NCC वहाँ से शुरू हुई। फिर वहाँ से जाते जाते फिर ये जो आपने बताया मैम कि 2008 में हमें अवार्ड मिला। तो जस्ट शूटिंग उसमें भी थलसेनी कैंप में सीनियर में हमने वहाँ मेडल जीता था। उसके बाद बिहार आने के बाद शूटिंग में मुझे डाला गया। एक NCC में एक मावलंकर का नाम बहुत हाईलाइटेड होता है, जैसे लगता है नेशनल गेम या एशियन गेम के जैसा ही NCC में माना जाता था। सबको लगता था कि मावलंकर में जाना एक बहुत बड़ा अचीव है। मैं चली गई, नेशनल में भी मेडल आ गया, पर मुझे पता नहीं था कि शूटिंग क्या होता है। अभिनव पिंद्रा सर जब मेडल लेके आए थे, उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा नॉलेज हुआ कि शूटिंग निशानेबाजी भी होती है, गोली चलाना। बस ये जानते थे फायरिंग, सिर्फ गोली चलाना, बेस्ट चलाने के वजह से मुझे यहाँ तक
काफ़ी शानदार सफ़र रहा है वही। आपका। हाँ जी। मीरा कुमारी जी, कई बड़े आपने उपलब्धि हासिल की है और कई मेडल भी आपने जीते हाँ जी हैं सर, बिहार के लिए, देश के लिए। 2007 में जब मैं जीबी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप में कर रही थी, मेरा हाथ छोटा था, राइफल एनसीसी का था, इक्विपमेंट भी मेरा नहीं था, सब बड़ा बड़ा था, तो कभी इधर से कभी उधर से ढीला, फिर भी मैंने ढीला हुआ पीछे मैं देखी तो जो हमारे कर्नल और सूबेदार मेजर सीवी थापा थे तो बोले कि इसको, उन लोग भी दिमाग नहीं लगा पाए थे, फिर मैंने अपना दिमाग लगाया, कस के टाइट किया, दर्द जितना भी हो मैं पी जाऊंगी। और जब मैंने करना शुरू किया तो दूसरे हैदराबाद के थे, पुलिस से के थे शायद डीएसपी वगैरह, वो अपना मैच छोड़ के हमारा देख रहे थे और तब हमने न्यू रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल लिया था। उस समय कोई हीरो वगैरह भी आए थे तो हमारा पूरा फुल मैच देख करके फिर शाबाशी दिया। बड़ी उपलब्धि बहुत- आपके नाम बहुत पर बड़ी। शोभा बढ़ा रही है। और मीरा कुमार जी, आप अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खिलाड़ी हैं और ओलंपिक्स पर आपकी नज़र रही होंगी, अभी जो खेल बिल्कुल चल सर, रहा है। बिल्कुल तो सर। हम बात कर रहे हैं मनु भाकर की, हिंदुस्तान की पहली ऐसी एथलीट जिन्होंने एक ही ओलंपिक्स में दो दो मेडल हासिल किए। ये बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत सुपर बड़ी- उपलब्धि से माना जाएगा। इसे आप किस तरह से आप देखते हैं, जबकि कोरिया की टीम सामने थी, तो जबकि कोरिया को हराना बिल्कुल आसान नहीं है। बहुत टफ है सर। मनु भाकर जो मेडल ली है ये अपने आप में एक समझिए कि सब कुछ त्याग करके एक स्वर्ग में जगह बनाने जैसा है सर। उसने अपना ये लाइफ जो है पूरे सब कुछ त्याग करके उन्होंने अपना जी जान लगा करके तब वो मेडल पाना आसान नहीं है, वहाँ तक जाना ही अपने आप में एक ऐतिहासिक है। और एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतना तो सर आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी, बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतनी बड़ी कि मतलब मैं अपने शब्दों में बयान कैसे करूं ये समझ में नहीं आ रही, इतनी बड़ी मैं समझ नहीं पा वाकई मीरा बहुत जी- बड़ी। और श्वेता, मुझे याद है कि टोक्यो में जब मनु भाकर शामिल हुई थी तब वहां से वो रोक कर आई थी, क्योंकि हाँ, पिछली बार बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो चूक गई थी, चूक उनके गई थी। राइफल में कुछ गड़बड़ी आ गई हाँ, थी बिल्कुल। जैम के कारण, वो नहीं। सर, और थोड़ा आज भी- देखिए सर मेहनत करते हैं और जैसे थोड़ा भी जैसे हमारा प्रॉपर मेहनत और हमारा टेक्निकल सब कुछ सही होता है और मैच के टाइम में एक क्या लक बोलते Fault, हैं, हाँ। एक लक यदि साथ नहीं देता है। डिस हो जाए थोड़ा भी दाएं बाएं तो उससे पूरा लाइफ हमारा मतलब जिसपे हम पूरा लाइफ अपना जीवन लगा दिए हैं, तो ये रोना मतलब समझिए कि उसमें इतनी हिम्मत थी कि बस रो के और अपना फिर से गिरी और फिर से उठी, उसी का आज नतीजा है सर। ये तो आपके प्रोफेशनल सफ़र की बात हुई। सबसे बड़ी एक चीज़ होती है, खासकर एक लड़की होने के नाते, जब वो स्पोर्ट्स में जाती हैं तो कई बार खुद परिवार से भी विरोध होता है और अड़ोसी पड़ोसी परिवार रिश्तेदार कि अरे निशानेबाजी करेगी। इसमें आपका कैसा रहा, आपको बैकग्राउंड से कितना सपोर्ट मिला फैमिली का? सर मैम मुझे तो बैकग्राउंड फैमिली से फुल सपोर्ट मिला। हमारे घर की स्थिति बहुत ही नाजुक थी। हमारे पास इतने नहीं थे कि हम शूटिंग जैसा इतनी महंगी गेम को हम अफोर्ड कर सकें। हमारे पापा एक टाइम ऐसा था कि हमारे फादर अपनी प्रिंटिंग करते थे, वो मशीन तक बेच दिए। ये 2007 की बात है। और जो भी पैसे बहुत ज़्यादा नहीं थे, हमें यही कॉमनवेल्थ ट्रायल के लिए इंदौर जाना था। हमारे दोनों में खास मेहमान से आपकी मुलाकात हुई, एक मेहमान गए और दूसरे से रूबरू करवा रहे हैं हम आपको मीरा कुमारी जी से। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय हमारे साथ खिलाड़ी हैं, निशानेबाज खिलाड़ी मीरा कुमारी जी को आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने चर्चा किया मनु भाकर की, मतलब कि एक ऐसी एथलीट जिन्होंने एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल हासिल किए और पूरे देश का जो नाम है उन्होंने गौरवान्वित किया है। और भी कई सारे गेम्स हो रहे हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो टेबल टेनिस है, हॉकी है। अगर बात की जाए पीवी सिंधु, उन्होंने राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर लिया, 3 जीत दूर है मेडल पाने के लिए और भारत को उम्मीदें हैं उनसे। इसी के साथ अगर बात की जाए तो टेबल टेनिस में मोनिका बत्रा हार गई हैं, पीछे हो गई हैं, लेकिन शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया है। उससे अगर बात करें लवलीना निशांत की, तो बॉक्सिंग के लिए उन्होंने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। लक्ष्य सेन ने भी वर्ल्ड नंबर 3 के किस्टो को हराकर उन्होंने प्री क्वार्टर में वो पहुंच गए हैं। तो इन सब की अगर बात की जाए तो कितनी उम्मीदें आपकी बंधी हुई है और क्या भारत को एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि ये लोग उम्मीद से बढ़कर हमारे लिए मेडल लाएंगे भारत के बिल्कुल लिए? सर, पीवी सिंधु से भी हम उम्मीद कर सकते हैं और लक्ष्य का कल हमने मैच देखा पूरा लाइव, उससे भी उम्मीद कर सकते हैं कि भारत को मेडल मिल सकते हैं और गौरव बढ़ा सकते हैं। और ये लवलीना से भी उम्मीद कर सकते हैं सर कि पदक आने की उम्मीद है सर। और मतलब कि टोक्यो में हमने 7 पदक जीता था, है ना? बिल्कुल सर। और इस बार वो रिकॉर्ड लगता है कि जब तक टूटेगा नहीं ना, जब पूरे तक भारत को लगता है कि बिल्कुल चैन सर, नहीं मिलेगा। चैन नहीं मिलेगा सर, संतुष्टि नहीं। हम लोग प्रेयर लगातार कर रहे हैं और प्रेयर उन लोगों की मेहनत तो है ही सर, पर पूरे भारतवासी की प्रेयर भी इसके साथ होना बहुत ज़रूरी है सर, कि
थोड़े थोड़े के लिए यदि मिस होते हैं तो उसमें हमारी प्रेयर और प्रार्थना कामयाब होती है सर। क्योंकि एक बार जब हार होती है तो हमारे लिए वो चैलेंज हो जाता चैलेंज हो है जाती कि उस है। हार को ओवरकम करना है और उससे ज़्यादा बड़ी जीत लेकर आनी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अभी जो लड़कियां तैयारी कर रही हैं उन्हें आपको क्या लगता है उतनी लगन, मेहनत, साथ में उनको सपोर्ट वो कैसे मिल सकता है कि वो निशानेबाजी या बाकी खेलों में स्पेशली लड़कियों के लिए कि वो आगे बढ़ सकें? बिल्कुल सर, देखिए मेहनत करने के साथ साथ कोच की भी एक बड़ी भूमिका होती है कि वो हाँ मतलब मेहनत कर रहे हैं कहाँ पे। एक मेहनत करना होता है कि चलो मेहनत करते जा रहे हैं, पर कोच की भूमिका होती है कि वो उसको लगे रहे और कहाँ पे गलती कर रहा है वो उसको नोट करते हुए उसको हर चीज़ सभी गेमों का अलग अलग एक रूल होता है, एक डिसिप्लिन होता है, उसको फॉलो करते हुए उसको हम मेहनत कराते हैं। और इसके साथ ही देखते हैं कि उसमें क्या टैलेंट है, किस लेवल में है, उसी के अकॉर्डिंग उसको हर तरह का सुविधा देते हुए मेहनत कराते हैं। तो आपको क्या लगता है परिवार का जो साथ चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, उसके साथ साथ सोसाइटी का, कोच का या स्कूल जहाँ से भी वो बच्चा या लड़का या लड़की वो खेल में शुरुआत कर रहे हैं, तो उस शुरुआत में जो उनको सपोर्ट चाहिए क्या वो प्रॉपर मिल पाता है चारों तरफ से या कहीं कोई कमी भी रह जाती है? नहीं मैम, देखिए ये कमी हर को मतलब कितने भी हाई लेवल के हैं समाज से या पर कहीं ना कहीं सबको इस चीज़ का स्ट्रगल करना पड़ता है, उसको चीरते हुए निकलना पड़ता है, उसको इग्नोर करते हुए निकलना पड़ता है। यदि उसमें उलझेंगे तो आगे नहीं आगे निकलने के लिए हर चीज़ को इग्नोर करना पड़ता है। जो हमारे समाज हो या परिवार में किसी का हमारा फैमिली सपोर्ट है तो दूर की फैमिली उंगली उठाना शुरू करते, रिश्तेदार लोग, पर उस चीज़ों को हम अवॉइड करके आगे निकलते हैं। एक तरह से चैलेंज कहें हर प्रोफेशन हर में होता हर है। तो बहुत वही अपने कि आप में एक सफल- चैलेंज होता है मैम, बिल्कुल। हर गेम में होता है मैम। तो यही संघर्ष जो है ये आपको सफलता का रास्ता बिल्कुल दिखाती मैम, है। मुझे तो बहुत ज़्यादा करना पड़ा क्योंकि समाज से भी और फैमिली से भी। मेरे फादर, मैं 6 बहन और एक भाई था जिसका 2 साल पहले मर्डर हो गया। तो हमारे परिवार में बहुत ज़्यादा माँ बाप को भी ताना मिलता था, पर मेरे पापा बोले, एक बार ही कर्नल सर थे रमेश सर, वो बोले आपकी बेटी नहीं है, बेटा है, आप इसको रोकिएगा नहीं, ये आपको चीर के निकलेगी। भागलपुर में बोले मेरे पापा कहीं भी पहले बिना बोले भी नहीं रोके थे और आज भी नहीं। जो करते हैं पापा बोलते हैं कि मुझे अपनी बेटी पे विश्वास है, वो जो भी करेगी बेस्ट करेगी। जी बिल्कुल, बहुत ही मीरा जी, संघर्ष आपकी वाला हिम्मत सफर है, रहा। आप हिम्मत बिल्कुल। साथ खड़ी हैं और आगे बढ़ भी रही है। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत Thank बहुत you, sir. शुक्रिया, आप हमारे इस कार्यक्रम में आकर आपने अपना अनुभव साझा किया और खेल के प्रति आपने जो मैसेज भी दिया है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू बहुत सर। बहुत शुक्रिया। क्योंकि समय हो चला है दर्शकों आपसे विदा लेने का। अगले अंक में आपसे फिर होगी हमारी मुलाकात। बिल्कुल, तो हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।